हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम लोग देखेंगे वो है हमारे भारत का, अगर बात करें तो भारत का वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। आधुनिक भारत के इतिहास में जो वायसराय है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने गवर्नर जनरल पढ़ा था और बीच में ही लाइट कट गई थी। कैनिंग तक आते आते समझिए कि लाइट कट गई थी, तो हम लोग कैनिंग से यानी कि वायसराय हम लोग आज पढ़ेंगे और टोटल समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और बात करें यहाँ पे तो 69 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टारगेटेड है। और बात करें तो 70 जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने जाएगा, 70 जो बीपीएससी की एग्ज़ाम है इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करें कि अगर झारखंड का आप सीजीएल का एग्ज़ाम देख रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करें कि अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 69 जो बीपीएससी का रिवीजन जो क्लास है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग वायसराय करने जाएंगे। तो देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल बताइए। तो शासनकाल आपको 1885 से 1862 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1856 जो है यहाँ पे 1856 से 1862 हो जाता है। कहता है कि 1857 का विद्रोह जो है किसके समय में हुआ था, पूछा जा सकता है किसके समय में हुआ था। तो ये देखिए कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाते हैं? तो कैनिंग हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में आया था, पूछा जा सकता है कब। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में आया था, तो ये कैनिंग हो जाते हैं। अगला कहता है कि 1858 का जो अधिनियम है महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई, ये किसके समय में घोषित की गई, तो ये होते हैं कैनिंग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्ट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग और बहुत ही वीवीआई रहेगा। तो अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल, गवर्नर और ख़ास करके वायसराय से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इनकी जो विशेषता है उस पर ज़्यादा हम लोग गौर करेंगे क्योंकि विशेषता उपलब्धि है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखिए, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके समय में हुआ था। कहता है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। कब? तो देखिए 1857 की बात है और किसके समय में हुआ, तो ये कैनिंग हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये कैनिंग के समय में होता है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि 1861 अधिनियम परिषद यानी कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना किया जाएगा। कब? तो 1861 की बात हो रही है। और ये पूछा जाए कि 1861 में एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना हो मतलब किया जाएगा, वो किसका शासनकाल रहता है, कौन वायसराय उस समय रहते हैं, तब हो जाते हैं यहाँ पे कैनिंग हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1861 किसके समय में आया था, भारतीय दंड संहिता कब? तो 1861 किसके समय में आया था, तो ये कैनिंग हो जाते हैं। देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय किसको कहा जाता है, कैनिंग को कहा जाता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम जो वायसराय होते हैं ये कैनिंग को कहा जाता है। ठीक है, और देखिए विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो थी, विभागीय प्रणाली के जो प्रारंभ होता है ये कैनिंग के द्वारा ही होता है। और ये बार बार प्रश्न पूछता है आपका, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि विभागीय प्रणाली की प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था, कौन वायसराय था, तो ये कैनिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें बहुत सारा पॉइंट है, बहुत ही वीवीआई है ये वाला पॉइंट सब। ठीक है, क्योंकि सारे जो वायसराय हैं देखेंगे यहीं से प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सर जॉन लॉरेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। सर जॉन लॉरेंस हैं, इनके बारे में देखेंगे और इनके शासनकाल की अगर बात कर दी जाए तो ये देखिए 1863 से लेकर के ये 1869 हो जाता है। ठीक है, 1869 हो जाता है। देखिए प्रसिद्ध जो इनकी नीति है ये पूछा जाता है, जैसे रिंग फेस की नीति बताइए किसके समय में आया। रिंग फेस की जो नीति है ये इंपॉर्टेंट है इनके समय में, जिसको अहस्तक्षेप की नीति कहा जाता है। तो याद रखिएगा बहुत ही वीवीआई है। ठीक है,
अगला कहता है 1866 में उड़ीसा तथा 1868 और 69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक क्या हुआ था, अकाल आया था। ठीक है, कहता है कि बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और यूरोप के साथ संचार व्यवस्था स्थापित यहाँ पे होता है। किसके समय में, तो देखिए सर जॉन लॉरेंस के समय की बात है। ठीक है, अगला देखिएगा लॉर्ड मेयो के बारे में हम लोग जानते हैं। लॉर्ड मेयो की बात कर दिया जाए तो देखिएगा इनका रहता है 1869 से लेकर के 72 तक रहता है। लॉर्ड मेयो का याद रखिएगा, शासनकाल भी याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। देखिए कहता है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना पंजाब में कुका विद्रोह 1872 कार्यकाल के दौरान ही एक अफगान द्वारा अंडमान में इनकी हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होता है किसके द्वारा, तो मेयो के द्वारा होता है। और देखिए कहता है कि कुका विद्रोह की अगर बात कर दे तो कुका विद्रोह किसके समय में होता है, तो लॉर्ड मेयो हो जाते हैं। और देखिए अफगान के द्वारा अंडमान में इनकी मतलब हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, अफगान के द्वारा अंडमान में क्या किया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो जाते हैं। ठीक है, इनका शासनकाल की अगर बात कर दिया जाए तो 1872 से 76 होता है। कितना, 1872 से 76 हो जाता है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि बिहार में 1873 में जो अकाल आई थी, बहुत भयंकर अकाल आया था, किसके समय में आया था, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि कुका आंदोलन जारी रहा, 50 कुका विद्रोहियों को तोप से उड़ा दिया गया। देखिए कुका आंदोलन जारी रहा और 50 जो कुका विद्रोही जो थे उनको तोप से उड़ा दिया गया। प्रश्न पूछा गया है किसके समय में, तो देखिए नॉर्थब्रुक हो जाते हैं। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है, तो 1875 में पूछा जाएगा कि किसके द्वारा होता है, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा होता है। और कहाँ पे होता है, तो अलीगढ़ में होता है। ठीक है, कौन सा, तो देखिए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना यहीं पे होता है। ठीक है, और ये VVI हो जाता है आपके लिए, बहुत ही VVI है, याद रखिएगा। और ये वाला जो पॉइंट है बिहार में अकाल जो है ये बहुत VVI हो जाता है। और 50 कुका विद्रोहियों का तोप से उड़ा दिया गया। ठीक है, ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिए ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, एक बेहतर आपको मतलब रिवीजन मिल जाए ताकि 69 में आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे यहाँ से रिजल्ट जो जिस तरीके से 67 BPSC का आया है, देखिएगा मात्र 2100 कुछ रिजल्ट है। ठीक है, तो आपको बहुत पढ़ना होगा, बहुत ही मेहनत करना होगा, तब जा कर के होगा। पीटी अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका समझिए कि बहुत बार पीटी हो भी रहा है और बहुत बार पीटी नहीं भी होता है, तो किसी का तो पीटी होता भी नहीं है, किसी का पीटी होता है, बार बार भी होता है, तो कभी मेंस भी नहीं होता। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू तक जा कर के मतलब लौट के आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा लॉर्ड लीटन की बात अगर कर दिया जाए तो ये 1876 1880 की बात है। ठीक है, 1876 1880 की बात है। हमारे इंस्टीट्यूट में एक जो NCERT ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू हुआ है, जिसका वैलिडिटी की बात करें तो मात्र 1 वर्ष होगा और इसमें 500 से अधिक कक्षाएं आपको मिलेगी। और मात्र इसका फीस है G20 के शुभ अवसर पे मैंने इसे प्रारंभ किया है। मात्र इसका चार्ज है 2500 रुपया और सारे सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर आप BPSC और UPSC में आप ऑफिसर बनना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप एक कमीशन का तैयारी करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप घर पे बैठें या कहीं भी हो तो कम से कम 5 या 6 महीने का टाइम दें NCERT के अध्ययन में। अगर NCERT के अध्ययन के लिए आप हमारा क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको बेसिक और समझिए कि UPSC और BPSC जो है इसका स्टैंडर्ड का आपको बताया जाएगा, लिखते कैसे हैं आंसर को ये बताया जाएगा और पढ़ने का जो तरीका है ये बताया जाएगा। अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर और सिनॉप्सिस अगर सीखना चाहते हैं जो मेंस में बहुत ही कारगर साबित होता है, तो सारा का सारा आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दक्कन में भीषण अकाल जो है, दक्कन में भीषण अकाल जो 1876 और 78 में हुआ। पूछा जा सकता है कि दक्कन में जो भीषण अकाल हुआ था कब, तो 76-78 में किसके समय में हुआ था, तो देखिए लॉर्ड लीटन हो जाते हैं। देखिए रिचर्ड स्ट्रेची कहता है कि रिचर्ड स्ट्रेची, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि स्ट्रेची का संबंध किससे है, तो कभी शिक्षा से हो जाएगा, अकाल से हो जाता है, सूखा से हो जाता है,
पुलिस बल से हो जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रैची का संबंध जो है अकाल आयोग से होता है। ठीक है, तो देखिएगा स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो ये देखिए 1878 में होता है और ये भी लॉर्ड लीटन के समय में होता है। ठीक है, अगला देखिए कहता है कि दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है। अगर बात करें तो देखिएगा दिल्ली में एक भव्य बहुत ही मतलब विशाल और व्यापक रूप से एक आयोजन करवाया जाता है और ये समय रहता है 1877 में और ये होता है लॉर्ड लीटन के समय में। ठीक है, किसके समय में होता है? तो लॉर्ड लीटन के समय में ये हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए कहता है कि महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि कब मिली थी भाई? महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि 1877 में मिला, लीटन के समय में था। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात जो हो रही है तथा इंडियन आर्म एक्ट जो है 1878 में, ठीक है, ये किसके समय में आता है? तो देखिएगा लीटन के समय में आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला, कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया? तो लीटन हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात इंडियन आर्म्स एक्ट की हो जाती है तो जो 1878 में है, किसके समय में आया? तो लीटन के समय में आता है। देखिए वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कितना किया गया? तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि सिविल सर्विस में उस समय की बात थी तो सिविल सर्विस में एग्ज़ाम देने के लिए यानी कि भारतीयों को रोकने के लिए उम्र घटा दिया, 21 साल से घटा करके कितना कर दिया? 19 वर्ष तक कर दिया। ठीक है, और देखिएगा लीटन के समय में एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये पूछे जाते हैं और बहुत ही वीवीआई है। ये 1878 से 80 के मध्य में होता है और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात होती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड रिपन के बारे में देखिए प्रथम फैक्ट्री जो एक्ट है 1881 का, देखते हैं यहाँ पे ये प्रथम फैक्ट्री जो एक्ट है किसके समय में आया? तो ये देखिए रिपन के समय में हो जाते हैं। और रिपन की अगर शासनकाल के बारे में बात करेंगे तो 1880 से आपको 1884 हो जाता है, याद रखिएगा। प्रथम फैक्ट्री जो अधिनियम आया 1881, यह किसके समय में आया? तो लॉर्ड रिपन के समय में आता है। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति किसके समय होती है? पूछा जाएगा कि हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से होता है। कहता है कि स्कूली शिक्षा के लिए कौन सा आया? तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब किया गया? 1882 में किया गया और ये किसके समय में होता है? तो लॉर्ड रिपन के समय में होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही वीवीआई, ये कहता है कि प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद जो 1883 में आया किसके समय में हुआ? इल्बर्ट बिल विवाद, तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड रिपन के समय में हो जाता है। एक और भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जो बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, जो बार बार पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है, पंचायती राज व्यवस्था की जो बात यहाँ पे हो रही है, जो 1882 में किसके समय में होता है? तो याद रखिएगा ये रिपन के समय में होता है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही वीवीआई है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके कौन से वायसराय होते हैं? जो प्रारंभ होता है उसके समय में, तो रिपन हो जाते हैं। कब? तो देखिए 1882 में होता है। ये बहुत ही वीवीआई हो जाएगा आपके लिए। देखिए अगला जो है ये भी वीवीआई है। कहता है कि जनगणना प्रणाली की स्थापना जो होता है 1881 में कश्मीर और नेपाल को छोड़कर समूचे भारत की जनगणना कराई गई थी। ठीक है, किसके समय में हुआ था? तो रिपन के समय में हुआ था। ठीक है, रिपन के समय में हुआ था। कौन सा? तो 1881 में देखिएगा जनगणना प्रणाली की आप देखेंगे कि स्थापना 1881 में कश्मीर और नेपाल को छोड़ करके समूचे भारत की जनगणना कराई गई थी और जनगणना को प्रत्येक 10वें वर्ष करवाने की योजना भी बनवाई गई थी। किसके समय में? तो ये याद रखिएगा रिपन के समय की बात थी। पूछता है कि अकाल संहिता जो 1883 में अस्तित्व में आया किसके समय में आया? कौन सा? तो अकाल संहिता पूछेगा कि कौन से वायसराय होते हैं जिनके समय में यह अस्तित्व में आया, तो देखिएगा ये रिपन हो जाते हैं। कब? 1883 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग लॉर्ड डफरिन के बारे में। हम लोग देखते हैं किसके बारे में? तो लॉर्ड डफरिन के बारे में। देखिए इनके शासनकाल की अगर बात कर दिया जाए तो 1884 से 1888 इनका हो जाता है शासनकाल। ठीक है, 1884 से कितना? 1888 हो जाता है। ठीक है, एक इसका फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में पूछा जाता है कि उस समय वायसराय कौन था भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में।
कहता है कि उस समय में वायसराय कौन होते हैं, तो देखिए लॉर्ड डफरिन हो जाते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड डफरिन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है कि तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो बात करेगा तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध का, तो देखिए 1885 से 1886 के मध्य में ये होता है। कौन सा युद्ध होता है? तो तृतीय आंग्ल यानी कि तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध होता है, और ये होता है डफरिन के समय में। ठीक है, अगला देखिए बंगाल कृषक अधिनियम जो पारित होता है 1885 में, कौन सा? तो बंगाल कृषक अधिनियम जो पारित होता है 1885 में, ये भी आपको डफरिन के समय में ही होता है। किसके समय में हो जाएगा? तो देखिए ये डफरिन हो जाते हैं, इसी के समय में बंगाल कृषक अधिनियम 1885 पारित किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके लिए, लैंसडाउन का नाम आता है। ठीक है, कौन से वायसराय है? लैंसडाउन आता है। अगर आप ये सारे फैक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, याद अगर है, तो यहाँ से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। बीपीएससी में ही नहीं बल्कि बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे दारोगा का एग्ज़ाम देख सकते हैं आप, झारखंड में जो एसएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें भी पूछा जाएगा, जेपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नर जनरल सब जगह पढ़ना है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आप जितने भी नीचे आप चले जाएं एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा में, वहाँ भी पढ़े जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लैंसडाउन के बारे में पढ़ेंगे। पूछा जा सकता है कि लैंसडाउन का शासनकाल कब से कब है, तो 1888 से लेकर के 1894 तक होता है। इसमें एक बहुत ही वीवीआई हो जाता है, मणिपुर विद्रोह। ठीक है, मणिपुर विद्रोह बहुत वीवीआई होता है। मणिपुर विद्रोह जो है ये आपके लैंसडाउन के समय में हुआ था। कब? तो 1891 में होता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम कौन सा? तो 1892 पारित मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1893 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लैंसडाउन के समय में हुआ था। पूछा जा सकता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किसके समय में पारित हुआ भाई? तो लैंसडाउन हो जाएंगे। और पूछा जा सकता है कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की स्थापना कब होती है? तो 1893 में। ये किसके समय में होता है? तो ये भी आपको लैंसडाउन हो जाते हैं। ठीक है, देखिए तिलक द्वारा गणपति त्यौहार की घोषणा जो 1893 में होता है, किसके समय में होता है? बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखेंगे तो इन्होंने गणपति जो उत्सव उन्होंने मनाई थी महाराष्ट्र में, और ये देखिएगा ये घोषणा जो होता है 1893 में होता है, और ये भी आपको लैंसडाउन के समय में होता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि दूसरा फैक्ट्री एक्ट देखेंगे जो होता है 1891 में। हम लोगों ने पहला फैक्ट्री एक्ट भी देखा था, कब था? तो 1881 में देखे थे। ये कहता है कि दूसरा फैक्ट्री एक्ट जो है 1891 में है, और किसके समय में यह पारित हुआ? तो देखिए लैंसडाउन हो जाते हैं। कौन सा? तो ये देखिए लैंसडाउन हो जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा हम लोग लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर इनकी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय इनकी शासनकाल के बारे में अगर देखेंगे तो देखिएगा इनका शासनकाल 1894 से लेकर के 1899 हो जाता है। 1894 से 1899 हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भयानक अकाल आया था, कब? तो देखिएगा 1895 से लेकर के 98 में। इस समय किसके समय में? तो एल्गिन के समय में भयंकर अकाल आया था। कहाँ पे? पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश होता है, बिहार उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। कहता है कि भयानक अकाल आएगा 1895 से 98 के समय में। देखिए लॉयल कमीशन इस समय आया, यानी कि इसी अकाल के जांच के लिए लॉयल कमीशन आया। कौन सा? तो लॉयल कमीशन हो जाता है के नाम से अकाल आयोग का गठन हुआ था। किसके समय में गठन हुआ था? याद रखिएगा लॉर्ड एल्गिन के समय में लॉयल कमीशन आया था। लॉयल कमीशन पूछा जा सकता है कि कौन सा उस समय वायसराय था जिसके समय में यह कमीशन आया, तो कौन हो जाता है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, और तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा जो होता है किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखेंगे तो ये देखिए इन्होंने शिवाजी उत्सव की घोषणा करता है। कब? 1895 में। ये किसके समय में होता है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में होता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट है, कहता है कि चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897 में कर दिया गया, और ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कहता है कि चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेजों की हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? तो 1857 में कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे
अगला देखिए, कहता है कि लॉर्ड कर्जन के बारे में हम लोग देखेंगे। लॉर्ड कर्जन से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। लॉर्ड कर्जन की बात कर दी जाए तो यहाँ से प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही वीवीआई हो जाता है। देखिए, इनके शासनकाल के बारे में अगर देखेंगे तो इनका शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 तक माना जाता है। कब से? तो 1899 से लेकर के 1905 तक माना जाता है। ठीक है, बात कर दें हम लोग तो 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्ति किया जाता है। कब? 1901 में। किसके समय में? तो देखिए, ये हो जाता है आपको लॉर्ड कर्जन के समय में हो जाता है। देखिए, नए कहता है कि नए प्रांत, कौन सा? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन होता है। पूछा जा सकता है कि बताइए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन किसके समय में होता है भाई? तो ये कर्जन के समय में होता है। ठीक है, और देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। जब वीवीआई लिख रहे हैं तो याद रखिएगा, इस पर जोर ज़्यादा दीजिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 पारित हुआ, ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ। कहता है कि भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में होता है। कब होता है? तो भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में होता है और ये भी कर्जन के समय में होता है। ठीक है, बात करें हम लोग जो इम्पोर्टेंट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की, तो ये कर्जन के समय में होता है 4 में, और भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में होता है। और देखिए, सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में होता है। ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कहता है कि फ्रेजर आयोग का संबंध किससे? भाई डायरेक्ट पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा गया। फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? तब पुलिस से इसका संबंध हो जाता है। पुलिस आयोग का गठन होता है और ये 1902 में हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला कहता है कि सर टॉमस रेले, कहता है कि सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में होता है। पूछा गया कि रेले कमीशन यानी कि रेले आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन दे देगा, कृषि दे सकता है, ठीक है, उसके बाद आपको सेना दे सकता है, उसके बाद आपको अकाल दे सकता है, उसके बाद आपको शिक्षा दे सकता है। ठीक है, तो किससे हो जाएगा? तो ये शिक्षा से संबंध हो जाता है। किसका? रेले का। सर टॉमस रेले की विश्वविद्यालय आयोग का जो स्थापना होता है, कब होता है? तो देखिए, ये 1902 में हो जाता है। अगला देखिए, कहता है कि सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ। मैकडोनल्ड की अगर अध्यक्षता में बात किया जाए तो मैकडोनल्ड आयोग का भी संबंध आपको किससे होता है? अकाल से हो जाता है। कब किया गया? तो 1900 में होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? 1904 की बात है, तो ये हो जाते हैं लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही वीवीआई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बंगाल का विभाजन भी 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिंग के नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना होती है, जो बहुत ही वीवीआई हो जाता है। पूछा जाएगा कि जो क्रिफ हैं उनके नेतृत्व में कौन सा मतलब आयोग का गठन होता है? अकाल आयोग हो जाता है, शिक्षा आयोग होता है, सिंचाई आयोग होता है, पुलिस सैन्य आयोग होता है। तो कौन सा आयोग हो जाएगा? तो सिंचाई आयोग हो जाता है। याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड का गठन रेलवे बोर्ड का गठन पुलिस विभाग में सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन, ये किसके समय में होता है? तो देखिए, ये कर्जन के समय में होता है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके समय में होता है? तो ये देखिए, कर्जन के समय में हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और इनके शासनकाल की अगर बात कर दिया जाए तो 1905 से 1910 के बीच होता है। ठीक है, और इसमें जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। शासनकाल याद रखिएगा 1905 से लेकर के 1910 तक होता है। ठीक है, देखिए, मुस्लिम लीग का जो गठन होता है, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में जो होता है, 1906 में पूछा जाता है कि बताइए उस समय वायसराय कौन था? तो देखिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय होते हैं और इनकी शासनकाल देखिए 5 वर्ष होता है, 5 से 10 तक। और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिएगा, आंग्ल रूसी मित्रता जो है 1907 में किसके समय में पारित होता है? तो ये देखिएगा, ये मिंटो द्वितीय होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और भी फैक्ट है जो बहुत ही वीवीआई है। कहता है खुदीराम बोस को फांसी, तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1908 में जो मिलता है। जैसे खुदीराम बोस की अगर फांसी की बात करें
तो कब होता है? 1908 में। किसके समय में होता है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है कि तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का सज़ा मिल जाता है। ठीक है, कब मिलता है? तो 1908 में। किसके समय में होता है ये घटना? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम तथा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो देखिए 1909 में, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है। कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार की बात करें, जो अधिनियम 1909 में पारित हुआ, यह अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में पारित हुआ। ठीक है, कहता है कि सूरत में कांग्रेस का जो विभाजन 1907 में हुआ था, जिसमें नरम और गरम दल 2 भागों में बट गए, वो किसके समय में घटना घटती है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में होता है, याद रखिए। ये भी बहुत वीवीआई हो जाता है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई होता है। अगला देखते हैं हम लोग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि थोड़ा सा ऊर्जा और इनर्जेटिक जो है आदि बना रहेगा। ठीक है, और ये भी होता है कि थोड़ा सा एनर्जी भी मतलब मानिए कि बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए अगर देखें तो जो रिवीजन का क्लास है देखेंगे, तो आप मॉडर्न इंडिया भी, यानी कि आधुनिक भारत का जो हम क्लास एक दे रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि रिवीजन का बहुत बेहतरीन क्लास है। 2 शायद एपिसोड हो गया होगा, आज एक तीसरा एपिसोड होगा। तो उसमें देखेंगे कि अगर रिवीजन आप अच्छे से कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 69 बीपीएससी हो जाता है, या कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आप समझिए कि कॉन्फिडेंस के साथ आप जाके मतलब प्रश्न बना के आइएगा, स्कोर आपका बढ़ जाएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो इनका शासनकाल के बारे में देखेंगे तो 10 से ये हो जाता है 16 हो जाता है। 1910 से लेकर के 1916 तक होता है। ठीक है, देखिए ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होता है कब? 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के जो राजा हैं, जिनका नाम है जॉर्ज पंचम नाम होता है, जो भारत आते हैं। भारत कब आते हैं? तो 12 दिसंबर 1911 को आते हैं। और पूछा जा सकता है कि यह किसके समय में, उस समय वायसराय भारत का कौन था? तो देखिए यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाते हैं। ठीक है, और दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द हो गया, रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन कहाँ पे? तो देखिएगा दिल्ली में किया जाता है। और कहता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा जो 1911 में हुआ, पूछा जा सकता है कि यह किसके समय में हुआ, कौन सा वायसराय थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली राजधानी कब बनती है? तो दिल्ली राजधानी आपको 1912 में बन जाती है। पूछा जाता है कि बताइए उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है कि लॉर्ड हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश के समय उन पर बम फेंका गया। कब? तो देखिए 23 दिसंबर 1912 को जब ये दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तभी उन पे बम फेंका गया। कब फेंका गया? तो देखिएगा 1912 में फेंका गया। ठीक है, देखिए कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत देखिएगा 1914 से लेकर के 18 तक होता है। 1914 से लेकर के 18 तक होता है प्रथम विश्व युद्ध जो है। प्रथम विश्व युद्ध जो होता है उस समय कौन रहता है? तो हार्डिंग द्वितीय रहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कहता है कि 1914 में। ठीक है, हार्डिंग के समय में। और देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 1915 में। किसके समय में? तो हार्डिंग के समय में, याद रखिएगा। कहता है कि गोखले और फिरोज शाह जो मेहता का जो देहांत 1915 में हो जाता है, पूछा जाता है, इसलिए वायसराय का जो शासनकाल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा तो अच्छा होगा। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत 1915 में हो जाता है, यह हार्डिंग के समय में हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा इनका शासनकाल की अगर बात करें तो देखिए 1916 से लेकर 1921 हो जाता है। हमने इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1916 से लेकर के 1921 तक इनका शासनकाल कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए तिलक और बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल और सितंबर में होम रूल लीग का स्थापना कब किया जाता है? तो 1916 में। पूछा जाएगा कि तिलक के द्वारा होम रूल लीग का स्थापना 1916 में किया जाता है। उस समय
मतलब भारत का वायसराय कौन था, तो ये हो जाते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना आपको सितंबर में किया जाता है, उस समय वायसराय कौन था, तो ये हो जाते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाते हैं। इनके शासनकाल के बारे में देखेंगे 1916 से लेकर के 1921 तक होता है। अगर 16 और 21 का याद रहेगा आपको, तो 1916 से लेकर के 21 के बीच में देखेंगे कितनी कितनी घटना घटित है, आपको याद रहेगा। जैसे पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह के समय में वायसराय कौन था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें कौन था, 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ उसमें कौन था, 1918 में खिलाफत आंदोलन कौन था, ठीक है, 1919 में रोलैक्ट एक्ट के समय में कौन था, 1919 में, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड उसमें कौन था, केसरी हिंद की उपाधि लौटा देते हैं उसमें कौन था। ये सारा चीज़ें आपको सिर्फ ये डेट याद रखने से ही बन जाता है। ठीक है, अगर आप लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल देखते हैं 1916 से लेकर के 1921 तक अगर याद रखेंगे तो जितना भी घटना जो होता है आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जैसे हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो देखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर बात कर दिया जाए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कब होती है, तो 1916 में होता है। और देखिए 1916 से 21 के बीच में इनका शासनकाल है। तो ये कौन हो जाता है वहाँ पे वायसराय, तो देखिए ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, देखिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में होता है। गांधी जी का सत्याग्रह जो प्रथम सत्याग्रह भारत के लिए होता है वो चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। पूछा जा सकता है कि उस समय वायसराय कौन था, तो देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाते हैं। अगर सभी वायसराय का अगर शासनकाल अगर याद रखें, क्रम बाई क्रम भी अगर आप याद रखते हैं तो समझिए कि ये टेक्निक होता है, ये तरीका होता है याद करने का। ठीक है, और इससे आपको एक तीर से दो निशाना, बहुत सारा चीज़ें निशाना लगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि भारतीयों को सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति 1918 में, किसके समय, भारतीयों को सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की समय किसके, तो ये देखिए चेम्सफोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये शासनकाल याद रखिए 1916 से 21 चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है, देखिए पूछता है कि रोलैक्ट एक्ट 1919 में जो हुआ था किसके समय, तो चेम्सफोर्ड हो जाते हैं इस समय वायसराय। कहता है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। किसने किया था, तो लाजपत राय ने किया था, लाला लाजपत राय ने। कहता है कि इस समय वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड हो जाता है, याद रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1920 में होती है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फैक्ट है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो फैक्ट का भरमार हो जाता है यहाँ पे। अगर ये शासनकाल आपको याद रहे तो समझिए कि बहुत सारा चीज़ बन जाएगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, 1920 में। इस समय वायसराय कौन होते हैं, तो चेम्सफोर्ड हो जाते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो अगस्त 1920 में होता है, उस समय भी कौन होते हैं, तो चेम्सफोर्ड हो जाते हैं। कहता है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो पूना में 1916 में होता है, उस समय भी वायसराय कौन होते हैं, तो चेम्सफोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कहता है कि सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर हैं। कहता है कि सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले गवर्नर। पूछा जा सकता है किसके समय बने, वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। देखिए कहता है कि शिक्षा पर सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में होती है। सैडलर आयोग की स्थापना देखिएगा शिक्षा के लिए आई थी 1917 में। पूछा जा सकता है कि उस समय वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड हो जाएंगे। कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, कहता है कि 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ, किसके समय में हुआ, तो उस समय जो वायसराय होते हैं वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 जो होता है, कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये 1919 में किसके समय में होता है, तो देखिए कौन हो जाते हैं, तो ये चेम्सफोर्ड हो जाते हैं। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। ये जो आपके लिए एक कहें कि रिवाइज के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है।
ठीक है, अगला देखिएगा लॉर्ड रीडिंग के बारे में देखिए। तो लॉर्ड रीडिंग का भी अगर आप शासनकाल देखते हैं तो 1921 से लेकर के 26 हो जाता है। ठीक है, 1921 से लेकर के कितना हो जाता है तो 26 हो जाता है। ये भी अगर याद होगा तो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायसराय का द टोटल यानी कि 1857 के बाद कैनिंग के बाद अगर आप याद रखेंगे तो अधिकतर सवाल यहीं से आता है। अधिकतर सवाल देखेंगे तो यहीं से प्रश्न पूछता है। ठीक है, कहता है कि लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 याद रखिएगा। कब? 21 से 26 याद रखिएगा। अगर बार बार रिवाइज अगर हो तो सिर्फ एक बार एकाग्र होकर पढ़िए। एकाग्रता अगर 1 घंटे की हो जाएगी तो 10 घंटे के बराबर काम देता है। 10 घंटा बैठ करके दिमाग में ख्याल और ख्वाब देखते रहिए और किताबों में काली काली जो अक्षर होती है आँखों से गुजरता चला जाए तो दिमाग में कुछ भी नहीं आता। एकाग्रता पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। मन करे तो पढ़िए, नहीं मन करे तो ज़बरदस्ती वाला चीज़ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर इच्छा है ऑफिसर बनने का, अगर चाहत और जुनून है आपको एक ऑफिसर बनने का, तो वाकई में आपको सच में नींद नहीं आएगी। आप कोशिश करेंगे अपने माँ बाप के जो सपने हैं और ख़ुद का जो अधूरा जो ख्वाब है उसे ज़रूर पूरा करेंगे। ये तब होता है जब आपको बेरोज़गारी का आलम दिखाई देता है या खुद लगा हो तभी हो जाता है। ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने 100% 67 में रिजल्ट दिया है। कभी कभी सवाल बनता होगा कि भाई सर तो बोल रहे हैं कि 100% रिजल्ट दिया है, तो ज़रा सोच के देखिएगा। हमारे यहाँ 67 में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं था। अगर मैंने 5 स्टूडेंट को पढ़ाया हो जिसमें 4 का रिजल्ट आता है तो आप बताइए कितना प्रतिशत हो जाता है। अगर बात करें कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चे मेंस में पढ़ते हैं और मात्र 5-6 रिजल्ट होता है तो कितना परसेंटाइल है। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है, आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ बड़े बड़े नाम पे मत जाया करिए। ये जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट के लिए एक बेहतर गाइडलाइन चाहिए। हो सकता है वो आपके घर में ही हो, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बंधु हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। एक ऑफिसर बनने के लिए बात करें, आज हम सटीक बातें बता रहे हैं आपको। एनसीईआरटी का पहले बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करिए। ऑफिसर बनना है तो एनसीईआरटी का, अगर आपका स्टडी स्टाइल बेहतर नहीं है तो, अगर आपका कॉन्वेंट अच्छा नहीं है, अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है और आपने अपने लाइफ में कभी कॉलेज नहीं गए और कभी अच्छे कॉन्वेंट में नहीं पढ़े तो समझिए कि आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। कभी देखते हैं जेएनयू के स्टूडेंट लोग या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो होते हैं उन्हें एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ज़रूरत आपको पड़ती है, क्योंकि आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मौलिकता है जिसके बदौलत आप ऑफिसर बनते हैं, अगर वो नहीं है तो उसको हासिल करना पड़ेगा। बिना हासिल किए हुए आपका बीपीएससी में मेन कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, और बात अगर यहाँ पे करें तो देखेंगे कि मेंस में एक एसे का पेपर होता है और वो बहुत ही चैलेंजिंग आपके लिए होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अभी पीटी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्लास मेंस की तुरंत ही शुरू होने वाली है। 69 के लिए और 70 के लिए भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर से ही प्रारंभ होने वाली है और ये क्लास आपको बोरिंग रोड में चलेगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक ब्रांच आपको इधर भी है, पटना यूनिवर्सिटी के साइड में आप देखेंगे तो। देखिए, लॉर्ड रीडिंग के बारे में देखते हैं हम लोग। तो इनकी शासनकाल के बारे में अगर देखा जाए तो 1921 से लेकर के 1926 होता है। देखिए, इसके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स का, याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत में यात्रा प्रिंस ऑफ वेल्स का कब हुआ था और किसके समय में हुआ था, ये पूछा जाएगा। तो देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स का अगर भारत आगमन की बात करें तो देखिए नवंबर 1921 में होता है। जब आपको 1921 ऐसे ही अगर सेशन याद है और 21 आपने इसे पढ़ा था, तुरंत आपके दिमाग में लग जाएगा कि अच्छा इस समय तो वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह कितना, तो देखिए 1921 में मोपला विद्रोह जो होता है भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर होता है। बात करें काकोरी ट्रेन डकैती कांड का, तो कब होता है? अगर काकोरी ट्रेन जो डकैती कांड होता है 9 अगस्त 1925 को जो होता है, पूछा जाएगा कि इस समय वायसराय कौन थे, तो देखिएगा कौन होते हैं, रीडिंग होते हैं, क्योंकि रीडिंग का शासनकाल 1921 से लेकर के 26 होता है और काकोरी डकैती कांड 1925 में होता है।
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में होती है। कहता है कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में होती है, और कहता है कि कानपुर में कौन सा अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन कब होता है? 1924 में होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न कहता है कि कानपुर में अखिल भारतीय कौन सा, तो साम्यवादी दल का गठन 1924 में। अगर आपको याद रहता है कि 21 और 26 के बीच में रीडिंग का शासनकाल है, तो आप मार दीजिएगा कौन, रीडिंग हो जाएगा। तो इसीलिए सेशन याद रखिएगा, ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। लॉर्ड इरविन देखते हैं हम लोग। ठीक है, लॉर्ड इरविन देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। लॉर्ड इरविन जो है 1921 से 31 हो जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात करें तो ये 1927 में होता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात किया जाए तो ये 1927 में होता है। पूछा जा सकता है कि इस समय वायसराय कौन थे, तो देखिए लॉर्ड इरविन हो जाते हैं। देखिए साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध हुआ 1928 में, और इसी विरोध में लाला लाजपत राय को सॉन्डर्स के द्वारा उनके सर पे लाठी लग जाती है, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये कब की बात है, तो 1928 की बात है यहाँ पे। ठीक है, एक और भी बात मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिएगा यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग हो तो सोच के देखिएगा, एक कमीशन के लिए आपके पास क्या चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी बीपीसी यूपीसी का भी एग्ज़ाम नहीं दिए, लेकिन उनका भी कोचिंग ज़बरदस्त चलता है और एक भी रिजल्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा झांसे में जाके एडमिशन ले लेते हैं। 10,000 11,000 में यूपीएससी का, इतना में यूपीएससी बीपीएससी का, और पूरी लाइफ देखिए आपकी ज़िंदगी से 5 साल अगर गुजर गया ना, तो समझिए कि बहुत बड़ी संपत्ति का विनाश हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कभी कभी हमें ये बात समझ में आती है कि अगर आप अपना बीमारी लेकर के किसी अच्छे डॉक्टर के पास अगर जाइएगा तब तो ठीक हो जाएगा बीमारी। अगर किसी झोला छाप के पास चले गए ना, तो साथ में आपका पैसा भी जाएगा और साथ में आपका शरीर भी चला जाएगा, और दोनों से एक दिन ऐसा होगा कि हाथ समझिए कि आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी ने कहा था कि अगर कोई आदमी अपने दिमाग का 10% भी इस्तेमाल करता है, तो जीवन का जो लक्ष्य उसने हासिल अगर करा रहे, तो समझिए कि उसे पूरा कर लेता है। मात्र 10% आदमी अपने दिमागों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। सोचिए एक इंसान का दिमाग कितना विकसित होने में करोड़ों वर्ष लगा, और लोग कम से कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ताकि आपको भाई कमीशन देना है, आपको बीपीसी यूपीसी से ऑफिसर बनना है, तो आपको थोड़ा सा गहराई में जाकर के सोचना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत ही आसान है। मैं आज भी बता रहा हूँ कि बीपीसी से समझिए कि ऑफिसर बनना, यूपीसी से ऑफिसर बनना समझिए कि बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। मात्र रोज़ का 8 से 10 घंटा समय दीजिए, और सही गाइडलाइन में। गाइडलाइन कैसा होना चाहिए इस पे निर्भर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप देखते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पटना में 80% से ज़्यादा जो मेडिकल, जो बाईपास से लेकर के आप एम्स से आप जो भी आप हॉस्पिटल या जो भी देख रहे होंगे, इतना बोलने की हिम्मत किसी के पास नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं। वो सब झोला छाप लोग हैं। जितना भी आप चला रहे हैं ना डॉक्टरी जो सब है, सब झोला छाप है। यहाँ पे सिर्फ देखिएगा तो 80% से ज़्यादा अगर कहीं चेकअप अगर हो जाए ना, तो सब लोग मतलब समझिए कि हड़कंप मच जाएगी। और ये ज़िंदगी के साथ खेलने वाला लोग काम करता है बहुत ही ज़्यादा। कोई भी आदमी बैठ गया आराम से क्लिनिक खोल करके, जिसके पास नॉलेज भी नहीं है, गरीब लोग सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं। चलिए, तो साइमन कमीशन का भारत आगमन की बात करें तो ये 1928 हो जाता है, और ये लॉर्ड इरविन के समय की बात है। देखिए, भारतीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने इसे पेश किया था कब, तो 1928 में। पूछा जा सकता है कि इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन हो जाते हैं। देखिए, सॉन्डर्स की जो हत्या हुआ दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने, यानी कि समझिए कि जो बम फेंका वो कब होती है, तो ये देखिए 1926 और 31 के पीरियड है, और लॉर्ड इरविन के समय में होता है। ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय में है। देखिए कहता है कि उन्होंने बम फेंका था कब,
तो देखिए 1929 में, और ये इरविन की समय की बात है। देखिए पूछता है कि शारदा विधेयक अधिनियम 1929 में किसके समय में पारित हुआ, तो ये हो जाते हैं इरविन के समय में होता है। ठीक है, देखिए 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जीतन दास की लाहौर की एक जेल में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, और ये होता है आपको 1929 में होता है। इस समय वायसराय कौन होता है, तो देखिए वायसराय इस समय इरविन हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि वायसराय इरविन को ले जा रही बग्घी पर बम फेंका गया, कब, 1929 में। कहता है कि वायसराय इरविन को ले जा रही बग्घी पर बम फेंका गया 1929 में। और यहाँ पे कहता है कि कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था, कब, तो दिसंबर 1929 में किया था। कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। पूछा जा सकता है कि इस समय वायसराय कौन था, तो ये हो जाते हैं लॉर्ड इरविन हो जाते हैं। ठीक है, और देखिएगा गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, कब, तो 12 मार्च 1930 को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दांडी यात्रा, ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ, कब, 1930 में। इस समय वायसराय कौन थे भारत के, तो इरविन हो जाते हैं। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, कब, तो देखिए गांधी जी के साथ जो इरविन समझौता होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही वीवीआई है। और यहीं देखिएगा गांधी इरविन समझौता में पहली बार महात्मा गांधी बराबरी में बैठ कर के अंग्रेज़ों के सामने बात करते हैं, और वहीं पे कमिटमेंट होता है, समझौता होता है। उसके पहले कभी भी महात्मा गांधी बराबरी का हक नहीं दिखाया था। हमेशा अनुनय विनय प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो बराबरी में समझौता करते हैं, और फिर बाद में परिस्थितियाँ, और ऐसा समय आता है कि सीधे बोलते हैं कि अंग्रेज़ों अब तुम भारत छोड़ो। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। देखिए महात्मा गांधी के जीवन से भी सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप महात्मा गांधी के जीवन से सीखते हैं तो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हर काम को करते हैं, इसीलिए वो सफल हो जाते हैं, बहुत जगह सफल होते हैं। तो ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को इस समय इरविन होते हैं। देखिए लॉर्ड विलिंगटन के बारे में हम लोग देखते हैं। लॉर्ड विलिंगटन के बारे में देखेंगे तो इनका शासनकाल जो होता है 1931 से 1936 हो जाता है। लॉर्ड विलिंगटन के बारे में देखेंगे तो शासनकाल 31 से 36 हो जाता है। ठीक है, देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। ठीक है, अगर बात करें तो 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल होते हैं, और वो आपको सम्मेलन होता है दूसरा। और कहता है कि उस समय वायसराय कौन था, तो देखिए लॉर्ड विलिंगटन होते हैं। पूछा जाता है, कहता है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्णय, कौन सा, तो ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, कब, तो देखिए 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, मैकडोनाल्ड ने ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया था 1932 में। उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड विलिंगटन होते हैं। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन की घोषणा की, और 1919 सितंबर 1932 को ये बात है, और ये तब हुआ जब उस समय वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। अगला देखिएगा, कहता है यहाँ पे देखिएगा, विलिंगटन के समय ही गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ठीक है, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो होता है ये 1932 में होता है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर बात कर दी जाए, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो देखिएगा ये लॉर्ड विलिंगटन होते हैं। 31 से 36 अगर याद रखे रहेंगे आप तो बहुत सारा चीज़ें आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। लॉर्ड लिनलिथगो देखिएगा, ये होता है लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अगर इनकी शासनकाल के बारे में देखेंगे तो देखिएगा 1936 से 1943 हो जाता है। कितना, तो 1936 से 43 हो जाता है। कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा लिया गया, कब, 1934 की बात है। और पूछा जा सकता है कि बताइए किसके समय में, तो लिनलिथगो के समय में। कहता है कि नए चुनाव बहुमत के साथ कांग्रेस ने नई सरकारें स्थापित की। और कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस की
प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दिया था। कब? अक्टूबर 1939 में। और कहता है कि लीग व अंबेडकर ने मुक्ति दिवस मनाई थी। और ये सारे के सारे पूछा जा सकता है कि ये सब घटना किस किस समय में हुआ था, कौन सा वायसराय था, तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिथगो हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसी में देखिए लिथगो के बारे में। तो देखिए कहता है कि हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में, किसमें? तो हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कब? तो 1938 की बात है। फिर कहता है कि त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद भी सुभाष चंद्र बोस दोबारा क्या बने? अध्यक्ष बन जाते हैं। और ये 1939 में होता है। कौन? त्रिपुरी सम्मेलन में। और उस समय गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में पट्टाभी सितार में आते हैं, जो उस समय सुभाष चंद्र बोस से हार जाते हैं। हालांकि महात्मा गांधी से तनाव लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं और वहीं पे राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है त्रिपुरी का। कहता है कि गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से त्यागपत्र दिया 1939 में, और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, और ये सब पूछेगा कि भाई बताइए उस समय वायसराय कौन था? तो अगर लॉर्ड लिथगो का अगर शासनकाल याद रखा है कितना, 36 से 43 तक, तो समझिए कि सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो याद रखिएगा लॉर्ड लिथगो का शासनकाल कब से है? तो 1936 से लेकर के 1943 तक है। अगर आपको ये याद है, डेट याद है, तो समझिए कि ये सारा का सारा आपको बन जाता है। ठीक है, अगला देखिए कहता है कि वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 में कौन थे? तो लॉर्ड लिथगो हो जाते हैं। कब? तो देखिए अगस्त प्रस्ताव कब? तो ये 1940 हो जाता है। लॉर्ड लिथगो हो जाते हैं। देखिए कहता है कि कांग्रेस ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कब? तो 1940 में किया था। किसके समय में होता है? तो देखिए ये होता है लिथगो हो जाते हैं। ठीक है, इसी के समय में सब होता है। और ये कब होता है? 1940 में। देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु जो हो जाती है 1941 में हो जाती है। ठीक है, और देखिए रंगून पर जापान ने बम गिराया था। कब? 1942 में। और किसके समय में? तो लिथगो के समय। उस समय वायसराय होते हैं। देखिए कहता है कि क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब आया था? 1942 में। किसके समय में? तो ये लिथगो हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1942 में। अगला देखिए कहता है कि कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करवाया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी, अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कब? 8 अगस्त 1942 को। ये होता है आपको लिथगो के समय में होता है। ठीक है, ये सारी घटना उस समय वायसराय कौन होते हैं ये पूछा जाता है। ये सब बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, याद रखिए बहुत ही वीवीआई है। कहता है कि अलगाववादी मुस्लिम लीग के नेताओं ने लीग के कराची अधिवेशन में, कौन सा? तो कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का प्रसिद्ध नारा दिया था। कब दिया था? तो देखिए 1944 के कराची अधिवेशन में कहता है। अगर आपको सेशन याद रहता है तो लिथगो जो है आप इसको ज़रूर मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा ये देखिए लॉर्ड बेवेल हो जाते हैं। ठीक है, और इनका शासनकाल याद रखिएगा 1943 से लेकर के 1947 होता है। कितना? 1943 से लेकर के 1947 आपका इनका शासन होता है। कौन से हैं? तो देखिए लॉर्ड बेवेल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि ब्रिटेन में चर्चिल के प्रधानमंत्री के बाद बेवेल भारत के वायसराय बने। और बेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला में एक बैठक की। और ये बैठक कब होता है? तो 1945 में। कब? तो 25 जनवरी 1945 को होता है। ठीक है, तो देखिए ये कब से? तो 43 से 47 के बीच में अगर शासन याद रहेगा तो बहुत सारी घटनाएं आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे हम लोग बात करेंगे तो देखिए अब बम्बई में नौसेना ने विद्रोह कर दिया था। अगर देखेंगे तो बम्बई में भी नौसेना ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ में। और ये 1946 की बात है। अगर 1946 में आपको ये याद रहेगा कि उस समय लॉर्ड बेवेल का शासनकाल 43 से 47 है, तब आप तो मार दीजिएगा। ठीक है, तब आपका ये आंसर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। देखिए कहता है कि कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। और ये सब प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई पूछा जाएगा। उस समय वायसराय कौन था भाई? तो वायसराय उस समय हो जाते हैं कौन? लॉर्ड बेवेल हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा।
कहता है कि लॉर्ड बेवेल के समय में, यहाँ पे देखिए कहता है यहाँ पे लॉर्ड बेवेल के समय में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार किया। कहता है किसके समय में, कौन से वायसराय थे, तो ये देखिए लॉर्ड बेवेल हो जाते हैं। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार किया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कौन सा, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है, और देखिए कहता है कि संविधान सभा का चुनाव जो 1946 में हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो यही बेवेल हो जाते हैं, याद रखिएगा। कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के समय में अंतिम सरकार का गठन हुआ। कब, 2 सितंबर 1946 को। उस समय वायसराय कौन होते हैं, तो लॉर्ड बेवेल हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उस समय पूछा जा सकता है आपसे कि वायसराय उस समय कौन थे, तो लॉर्ड बेवेल हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड बेवेल हो जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अगला कहता है यहाँ पे कि ब्रिटेन के, अगला कहता है यहाँ पे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने, कौन, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा में 3 जून 1948 को, ठीक है, 300 तक भारत के स्वतंत्र होने की बात कही थी। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, इटली ने अब ऐतिहासिक घोषणा किया था कि कब तक, 3 जून 1948 तक भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, और ये बात कब कही थी, तो 20 फरवरी 1947 को ये बात कही थी। और पूछा जा सकता है कि बताइए इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड बेवेल हो जाएंगे। ठीक है, और ये सब बहुत ही वीवीआई होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, लॉर्ड माउंटबेटन देखेंगे हम लोग, लॉर्ड माउंटबेटन देखेंगे। और इनका शासनकाल याद रखिएगा कब से कब है, तो 1947 से 48 हो जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करें तो 1947 से 1948 इनका शासनकाल होता है। देखिएगा कहता है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्र होने की बात कब किया था, 24 मार्च 1947 को। कहता है कि जून थर्ड प्लान के अनुसार वायसराय ने भारत के विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को की थी। और पूछा जा सकता है कि उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, याद रखिएगा। और ये देखिएगा, ये लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही, बेटन के समय में ही इटली द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया। किसने, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, कब, तो 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, किसने घोषणा किया था, तो देखिए प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था इटली, और उन्होंने कहा था कॉमन्स में, उन्होंने 4 जुलाई 1947 को क्या किया, इस विधेयक को प्रस्तुत कर दिया। पूछा जा सकता है कि इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंट ये होते हैं, बेटन हो जाते हैं। देखिएगा कहता है यहाँ पे कि भारत स्वतंत्र हुआ कब, तो 15 अगस्त 1947 को। पूछता है कि इस समय वायसराय कौन थे, तो बेटन हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए कहता है कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले, ये बहुत वीवीआई हो जाता है आपके लिए, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे भाई। ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के कौन सा पहला और अंतिम गवर्नर जनरल थे। कहता है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, कहता है कि ये जो है अंतिम वायसराय हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा, तो अंतिम वायसराय हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, और इस सेशन का हमारा जो लास्ट है, कहता है कि सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 देखेंगे। सी राजगोपालाचारी कब से, तो 1948 से 1950 देखेंगे, और स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं, तो सी राजगोपालाचारी होते हैं। ये हमारा टोटल जो गवर्नर जनरल वायसराय था, हमने 2 एपिसोड में इसको ख़त्म किया। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कारगर और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा योगदान होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इस सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।